नियमों में भी अपवाद था। जीवन के नियमों के साथ साथ वह घर के नियमों में भी अपवाद था। कारण क्या था कि जब उनकी पुत्री थी तो पुत्री के लिए अलग नियम था। मतलब उनकी पुत्रियां थोड़ा सा खिलखिला के हंस नहीं सकती थी, किसी के सामने नहीं आ सकती थी, घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, खेल नहीं सकती थी, मतलब उन्हीं के आदेश पर चलते थे। लेकिन जैसा ही खोखा पैदा हुआ तो क्या उनके सारा नियम टूट गया। किसके लिए? केवल पुत्र के लिए। पुत्री के लिए वैसे ही नियम था, है ना। तो ये इसीलिए जो है इसको अपवाद कहा गया है। सेन दंपत्ति में कैसी भावनाएं को देखते थे और उन भावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसे शिक्षा की व्यवस्था की थी, VVI क्वेश्चन बन जाता है। तो सेन दंपत्ति खोखे में इंजीनियर बनने की बहुत संभावनाएं देखी थी, क्योंकि यह आखिरी उसका बेटा जो ठहरा, उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। वे उसे अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे थे। इसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई भी कारखाने की मिस्त्री 2-1 घंटे आकर उनके साथ ठोक पीट किया करे, ताकि उनकी अंगुलियों जो है अभी से ही जो है औजार के काबिल हो जाए। ठीक है, ये जो आपको भी बताएंगे सप्रसंग व्याख्या वाला, ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है ना, 3 नंबर के 1-2 नंबर के। तो सप्रसंग व्याख्या वाला शीर्षक की सार्थकता याद रखना है आपको। कहता है कि बहुत सुंदर है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सप्रसंग व्याख्या करें। तो आपको ये याद होगा तब ना कि ये कौन सा चैप्टर से है, ये तो पहले आपको याद करना पड़ेगा। याद जाएगी प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 शीर्षक कबीर के दांत महान साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है, ये जो शुरू में जो हम डायलॉग लिखे हैं ना, ये डायलॉग आपको चिपका करके आना है, बढ़िया से इसको याद कर लीजिए अच्छा से 4 बार 5 बार बोल करके। ठीक है ना, सुन लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 शीर्षक 20 के दांत के महान साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित है। इस पंक्ति में लेखक ने सेन साहब की पुत्रियों की विशेषताओं और उनकी विशेषताओं पर जो प्रकाश डाला है। ठीक है ना, कहते हैं कि सेन दंपत्ति की 5 लड़कियां थी। सभी लड़कियां सभ्य तथा शिष्य थी। वे अपने 5 पुत्रों को इस प्रकार तालीम सिखाए हैं, 5 पुत्रियों को जो इस प्रकार तालीम सिखाए हैं कि उन्हें कौन कौन से काम नहीं करना है, कौन कौन से नहीं करना। खिलखिला के हंसना नहीं है, लोगों के सामने जाना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, खेल कूद नहीं मचाना, ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, ये सारा उनको सिखाया गया था। कैसे मुस्कुराना है, किसी से बात किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार की तालीम वे अपने 5 पुत्रियों को सिखाए हैं। वे शाम के वक्त दौड़ती खेलती है, लेकिन किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। इतनी ही नहीं, वे खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती है। अतः लेखक का कहने का अनुभव यह है कि लड़कियां इतनी शालीन थी कि सेन दंपत्ति उस पर गौरवान्वित होते थे, है ना। फिर नेक्स्ट है कि खोखे के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों की भी को बदल डाला। जब पैदा हुआ तो क्या उनको सिद्धांत को भी बदल डाला। ठीक है, तो यह है कहता कि प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 शीर्षक जो है 20 की दांत महान साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित। लेखक ने जो है सेन साहब की लिंग भेद संबंधित भेदभावपूर्ण नीति पर जो प्रकाश डाला है। ठीक है, कहा है कि लेखक का कहना है कि सेन दंपत्ति अपनी पुत्रियों के लिए घर में अलग नियम कानून बनाए हुए थे, लेकिन जब बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनके सारे नियम कानून क्या हो गए, सिद्धांत सब बदल गए, क्योंकि वह बेटा था। इसकी हरकत का प्रतिरोध के बदले समर्थन होने लगा था। उनको लगता था कि दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण जो है पुत्र की विशेष महत्व दिया जाता है, चाहे वह कुपुत्र क्यों न हो। एक बहुत ही सुंदर है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, VVI है। तो डायलॉग आप ऊपर से लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 शीर्षक 20 के दांत महान साहित्यकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने मदन के प्रति सेन दंपत्ति के दुर्व्यवहारों का वर्णन किया गया है। लेखक का कहना है कि सेन साहब अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मदन अपने माँ की कमजोरी के कारण बिगड़ गया। गलती किसका था, समझा रहे हैं किसको, है ना,
बिगड़ गया है। गिरधर तो एक सशक्त आदमी है, यदि वह इसी प्रकार उसके साथ सख्ती से पेश आता रहे तो उसके आदतों में सुधार हो जाएगी। और सेन साहब जैसे परिवार के बच्चों यदि गलती भी करते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वे धनवान बाप के बेटे हैं। इसलिए इसी कारण सेन साहब मदन को गलत ठहराते हैं और गिरधर से कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। एक लास्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। भी आई है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। तो प्रस्तुत पंक्ति गोधुली भाग 2 शीर्षक विष के दांत महान साहित्यकार नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ से संकलित है। इसमें लेखक ने क्या कहा गया, खोखा के बाल स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बच्चों में मान सम्मान की भावना नहीं होती है। किसको सम्मान देना, किसको इज्जत देना है वो नहीं, हम है तो केवल हम है बस, और कोई नहीं मेरे अलावा है, वो उनका स्वभाव होता है बच्चों में। वे खेल प्रिय होते हैं। इसी खेल प्रिय के कारण खोखा उन आवारों लड़कों के पास पहुंच जाता है और मदन के साथ अन्य बच्चों बगल के गली में लट्टू नचाते देख खोखा भी खेलने के लिए जो है ललक पड़ता है। बड़े ताव के साथ मदन से लट्टू मांगता है, लेकिन एक दिन पूर्व उसके द्वारा अपमानित एवं दंडित किया गया था। मदन लट्टू देने से इनकार कर देता है और अपने पिता की गाड़ी के साथ खेलने के लिए कहता है। और गरीबी और अमीरी के बीच यह लड़ाई देखकर मदन ने खोखा को कहता है कि हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ से आपको जो प्रश्न बन जाता है एग्जाम में, तो इतना प्रश्न जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा जितना हम बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे के चैप्टर को। तब तक चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, बाय बाय।